हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर ब्रदर, आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 हिंदी प्लस। मैं दोस्त इलाहाबाद प्रयागराज से जो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट में जो साइकोलॉजी की जहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट होता है वो प्रैक्टिस 7 नंबर लेकर के आपके सामने आए हैं। जो 6 प्रैक्टिस आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर 6 नंबर प्रैक्टिस मिल जाएगा और ये 7 नंबर का प्रैक्टिस है जो आपके सामने लेकर इसको उपस्थित हुए हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये इलाहाबाद की जो हमारी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बेस्ट कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर से जो नोट्स, पीडीएफ, जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे हम। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भी हमने क्लास चलाने का प्रबंध कर रखा है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और सीटेट के लिए मैं पर्यावरण में खुद लेकर के आऊँगा, विवेक यादव। माय नेम इज़ विवेक कुमार यादव, ठीक है। एमए ज्योग्राफी, सीटेट, यूपी टेट क्वालिफाई और यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पर इलाहाबाद में हूँ। तो दोस्त मैं आपके सामने ये प्रैक्टिस 7 नंबर लेकर के आया हूँ और देखते हैं कि इसमें से आप कितना कर पा रहे हैं और कितना बता पा रहे हैं, ठीक है दोस्त। थैंक यू। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट इन द स्क्रीन, ठीक है। इस स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन उपस्थित है और इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आप बताने का प्रयास करें। और देखिए इस पर लिखा क्या है कि एक बालक यहाँ पर देखो, एक बालक, ठीक है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ से। हाँ, एक बालक एक पुस्तक के समान, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए, एक बालक एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ाता है, ठीक है। शिक्षक उसको भली भांति क्या करता है, पढ़ाता है। और जो बालक किसके समान है, पुस्तक के समान, एक बुक, एक किताब के समान है जिसे शिक्षक पढ़ाने क्या करता है, काम करता है, ठीक ना। और उस बालक को जिस तरह से एक शिक्षक क्या करता है, बुक को पढ़ता है, ठीक उसी तरह से बालक को पढ़ने का काम करता है। यह कथन किसने कहा है और आप बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि यह कथन किसने कहा। बस यही पूछ रहे हैं इसमें। और इसमें देखो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। यह कथन किसका है, तो मैजिनी का, पेस्टालॉजी का, हर्बार्ट का और रूसो का। तो इसमें देखिए बताइए कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नंबर। तो मैं दोस्त आपको बता दूं कि रूसो महोदय ने, यानी कि रूसो महोदय ने ये बात कही थी कि एक बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक पढ़ने का क्या करता है, काम करता है, जिसे शिक्षक पढ़ने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, रूसो, ठीक है। यानी कि नंबर डी फॉर डॉक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, जस्ट आगे के हम दोस्त बात करते हैं। थोड़ा सा आगे नहीं, इसमें थोड़ा इसका जो एक्सप्लेनेशन है, उदाहरण है, थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और आप ज़रूर देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पर लाया हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिए रूसो के अनुसार, देखो आगे पढ़ते रहो दोस्त। यहाँ पर रूसो के अनुसार, अच्छा इसको लॉक नहीं किए थे, अब देखो रूसो के अनुसार प्रकृति, मनुष्य और पदार्थ ये 3 शिक्षा के साधन हैं। रूसो के अनुसार प्रकृति, मनुष्य और पदार्थ ये तीनों क्या हैं, एक शिक्षा के साधन हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए वह बच्चे की प्रवृत्तियों, जो बच्चों की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, बच्चों की प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं का बहुत आदर करते थे। कौन, प्रवृत्तियों और योग्यताओं का आदर करते कौन, रूसो। अच्छा, क्योंकि उनका मानना था, रूसो महोदय का मानना था कि बच्चे के ये गुण प्रौढ़ों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो बच्चों के अंदर ये क्वालिटी है, ये जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनसे क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। शिक्षक को इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और शिक्षक को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसको नकारना नहीं चाहिए, ठीक है।
अच्छा, नीचे क्या लिखा है दोस्त? रूसों ने पुस्तकीय ज्ञान के विरोध में इंद्रिय प्रशिक्षण एवं स्वानुभाव द्वारा सीखने पर बल दिया। इंद्रिय प्रशिक्षण, ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं उसको प्रशिक्षित करना, ठीक ना, और स्वानुभाव द्वारा सीखने पर बल दिया, मैंने उसको सीखने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। इनके अनुसार बालकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इंद्रिय प्रशिक्षण ही होना चाहिए। मतलब कि बाल्यकाल में, यानी कि जिस अवस्था में बालक है उस बाल अवस्था में बच्चे की इंद्रियों को प्रशिक्षित करना बेहद मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, टेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आगे देखो, रूसो कहते थे कि बच्चा छोटा प्रौढ़ नहीं होता, बच्चा छोटा सा प्रौढ़ नहीं होता, इसलिए उसे प्रौढ़ के कर्तव्यों को ज्ञान इस स्तर पर नहीं करना चाहिए। यानी कि आप बच्चा है और बच्चे को आप उस तरह का कार्य दे रहे हैं जो बड़े लोग करते हैं, तो बड़े लोग के कार्य को बच्चों को देंगे तो बच्चा जब तक प्रौढ़ नहीं तब तक उसको करने में क्या होगा, असमर्थ हो जाएगा। इसलिए उसको उस तरह का कार्य न दे, ये बात कही गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो भाई, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। अच्छा, रूसो द्वारा लिखित जो पुस्तक है भाई, वो कौन सी पुस्तक है? ये तो मिट ही गया, खैर यार तो हट गया, हाँ आ गया। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है सामाजिक चल ही नहीं रहा है, क्या हुआ यार? चलना तो चाहिए इसको। अच्छा चलो, चलिए ठीक है, अभी चलेगा। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है सामाजिक संविदा। क्या नाम है? सामाजिक संविदा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सामाजिक संविदा, ये इसका नाम है और इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन, रूसो फ्रांस का एक विचारक और दार्शनिक थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रूसो फ्रांस के एक दार्शनिक और एक विचारक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा में, किसमें? सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पर इसको केयर कर लीजिएगा, सामाजिक का प्रतिपादन किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका प्रतिपादन किया, तो ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक ना। जस्ट आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब बताने का प्रयास करो दोस्त। देखो, इसमें लिखा है कि व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत भेद हम कहाँ से पाते हैं? तो देखो, व्यक्तिगत भेद हम दो जगह से पाते हैं। एक तो प्रतिमानता, यहाँ पर जिसके प्रति आप, अरे यार लॉक नहीं हुआ क्या, जिसके प्रति हम मान करके कोई कार्य करते हैं तो वो हो गया, ठीक ना, ये हो गया। दूसरा विचलनशीलता, यानी जब हम विचलित होने लगते हैं, तो ये दोनों चीज़ें, तो इसमें दोनों चीज़ों में हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका इसको करेक्ट कर दीजिए, सी को, सी फॉर राइट, ठीक है। चलिए जस्ट आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, पढ़ो। व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है। व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ, जो हमारी पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। कथन किस मनोवैज्ञानिक का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और देखिए जो चीज़ आप पढ़े हैं सबसे ये भिन्न होगा, दिस इज डिफरेंट। चलो अब हम लोग बात करते हैं वुडवर्थ की, तो नहीं, बेल्टाइन की नहीं, तब कौन होंगे? जेपी गिलफोर्ड होंगे? नहीं जी, जेपी गिलफोर्ड भी नहीं होंगे। तो इसमें कौन से होंगे? कैंप महोदय, सीफार, ठीक है, सेंटर। अच्छा, सीफार सेंटर, यहाँ पर सेंटर पे जाना है और देखना है इस पर, ठीक है। कैंप कौन सा होगा? कैंप हो जाएगा, तो ये आपका सही होगा। जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्स मान लो, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं।
तो एक्स को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में, यक्स को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अनुप्रेरित, जिसे आप अनुप्रेरित कर पाएँ, ठीक ना, उसको मोटिवेट कर पाएँ, कि कौन सा संकेत मानेंगे? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब ज़्यादा कक्षा में अधिकतम उपस्थिति लाएंगे तो इसमें प्रेरणा मिलेगा क्या, मोटिवेशन मिलेगा? नहीं जी, ये तो नहीं होगा हमारा। अच्छा, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। अब शिक्षक किसी समस्या को पकड़ लिया है कि आपके पास ये समस्या, ये परेशानी है, अब उसका उपचार बता देगा, उससे ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी? ये नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अच्छा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना कक्षा में पूर्ण निवरता, ये तो खत्म होगा। दूसरा, उपचारात्मक कार्य कर देंगे तो उसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अगर मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि अगर आपसे विद्यार्थी प्रश्न पूछने लगे कि सर ये बताइए कि जो आप बताए हैं, जो बता रहे हैं, ये कैसे करेक्ट होगा, या जो चीज़ आप बता रहे हैं इससे अधिक मैं जानता हूँ, आपको बताने का प्रयास करो, तो समझिए कि इससे बड़ा अनुप्रेरित कोई चीज़ नहीं है। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा और बाकी क्या होंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए, ठीक ना, इसको देखिए, क्योंकि इसको आप बताइए थोड़ा सा, मैं हाँ समय लूँगा मैं 2 मिनट का, उसके बाद देखते हैं आप कितना बता पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा आप बताने का काम, इसको पढ़े हैं आप, ऑलरेडी पढ़े हैं। सॉरी दोस्त, माफ़ी चाहूँगा मैं 2 मिनट के लिए, आपका 2 मिनट मैंने जो समय लिया है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए अब हम लोग जस्ट आगे बात करते हैं दोस्त, कि इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। इसको लॉक कर दें। प्रथम माह में बालक क्या करते हैं बता दूँ। प्रथम मतलब कि प्रथम महीने में, 1 महीने में बालक क्या करने लगता है? देखो, प्रथम माह में जो बालक होता है जोर की आवाज़ को सुनकर चौंकने लगता है। जब जोर से आवाज़ सुनता है माता पिता या अगल बगल जीव जंतुओं की या प्राणी चीज़ों की या जानवरों की, तो क्या करता है? चौंक जाता है, ठीक है। ये इसमें प्रथम माह में मिलान हो जाएगा, ठीक है। चौथे माह में क्या करता है? तो चौथे महीने में माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है। अपने माता को देखता है तो क्या करता है? स्माइल करने लगता है। ये हो गया। छठवें महीने में और 9वां महीना, छठवां महीना में बिना सहायता के बैठना, ये तो नहीं होगा। अपना नाम समझना। देखो, छठवें महीने में क्या करता है? अपना नाम समझने लगता है, ठीक ना। अपने नाम को क्या करता है? समझ जाता है कि मेरा ये नाम लेकर के हमको बुला रहे हैं, ठीक है। और जब 9वां महीना आता है तो बिना सहायता का बैठने लगता है। ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए का दूसरा, यहाँ ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट, ठीक है। जस्ट आगे हम लोग चलते हैं भाई। हाँ, देखिएगा यहाँ पर द वैनिसिंग एडोलसेंट के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है और आप बताने का प्रयास करिएगा कि द वैनिसिंग एडोलसेंट के लेखक कौन हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको एक बार मैं बता दूं कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं तो नैन हैंटॉफ नहीं होंगे, तो उपयुक्त सभी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। हाँ,
अब देखो जोसेफ फेदरस्टोन नहीं होंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा इसमें होगा क्या, तो एडगर एडगर फ्रीडेनबर्ग ये होंगे। अच्छा यहाँ पर लिखा गया है एडगर फ्रीडेनबर्ग 18 मार्च 1921 यानी 1 जून 2000 शिक्षा और लिंग अध्ययन के शिक्षा और लिंग अध्ययन के एक अमेरिकी विद्वान थे। ये कहाँ गए थे, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें द वैनिसिंग एडोलसेंट 1959 और कमिंग ऑफ एज इन अमेरिका 1965 के लिए जाना जाता है। 1965 के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये चीज़ें आप समझ गए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको बताने का आप प्रयास, ये ऑब्जेक्टिव में एक ऐसा है जो इसको देख करके आप बता सकते हैं, तो बताने का प्रयास करिएगा। एविलस द्वारा कितने निरर्थक पदों की रचना की गई थी, तो एविलस द्वारा कितने निरर्थक पदों की रचना की गई थी, तो 2300 यानी कि 2300 पदों की रचना की गई थी। जस्ट आगे चलते हैं हम लोग। अधिगम अंतरण का थंडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थंडाइक सिद्धांत क्या कहा जाता है बताइएगा। समानता के सिद्धांत, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत, औपचारिक तत्वों के सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो कोई नहीं तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समानता का सिद्धांत ये नहीं होगा, औपचारिक तत्वों के सिद्धांत ये नहीं होगा, तो होगा कौन सा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एग्जाम्पल थोड़ा मैं यहाँ पर दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ और थोड़ा इसके बारे में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए इस सिद्धांत के, देखो ऊपर देखो, तुम वहाँ देखो, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ आपको, लेकिन आप हमको देख पा रहे होंगे जरूर। यहाँ पर जो लिखा है उसको देख पा रहे होंगे। पढ़ लो भाई, एक बार पढ़ लोगे, थोड़ा पढ़ाई कर लोगे तो थोड़ा सही रहेगा। देखिए मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत तमाम मतलब कि ज़्यादा मिनट की वीडियो पड़ी है, जो बच्चों एक बार देखने के बाद पता चल के बोर हो जाते हैं, नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं कहता सभी लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट नहीं देख पाते। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके बनाया हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा हूँ, ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी रखा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। सब चीज़ मिलेगा फ्री, बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं, 1 रुपये नहीं देना है, ना PDF नोट्स कुछ नहीं देना है, सारा चीज़ यहाँ पर फ्री अवेलेबल होगा। चलो देखो, इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक थंडाइक हैं, ठीक है, अनुप्रवर्तक जो बताया गया है। इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक थंडाइक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परिस्थिति में अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक हो सकता है जहां तक दोनों समन्वय या समरूप उपस्थित रहते हैं। दोनों समन्वय समरूप उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ऊपर जितने अधिक तत्व दोनों परिस्थितियों में समरूप होंगे उतना ही अधिक स्थानांतरण भी होगा, उतना अधिक स्थानांतरण भी होगा, ठीक है। जैसे गणित के क्षेत्र में किए जाने वाले अधिगम, गणित के क्षेत्र में जो चीज़ें आप सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उसमें पहला क्या है, भौतिक शास्त्र में, देखो भौतिक शास्त्र में स्थानांतरण होने की संभावना, भौतिक शास्त्र में स्थानांतरण होने की संभावना, भौतिक शास्त्र में स्थानांतरण होने की संभावना, स्थानांतरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए गणित में कुछ चीज़ सीखते हैं तो वो चीज़ें भौतिक विज्ञान में भी आसानी से उसको सीख लेते हैं, या भौतिक विज्ञान में सीखते हैं गणित में भी सीख लेते हैं, इस तरह से, ठीक ना। अच्छा चलिए अब देखो, जितना ही अधिक होगी उतना ही दोनों विषयों में चिन्ह, सूत्र, समीकरण और गणनाओं का एक समान तत्व उपस्थित होगा। जितना ही अधिक होगा, ठीक ना, उनका सूत्र और समीकरण जो दोनों बैठाना पड़ता है, दोनों चीज़ें वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। इसी प्रकार टाइपिंग सीखने की कौशल का हारमोनियम बजाने का स्थानांतरण संभव है। जिससे टाइपिंग आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं टाइपिंग सीखने में अंगुलियों को चलाने का काम करते हैं, उससे हारमोनियम जो बजाया जाता है उसमें भी अंगुलियों को चलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे संभवतः यह माना जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों कार्यों में दृष्टि और अंगुलियों के संचालन की पूरा तालमेल रहता है। क्योंकि जो आप देखते हैं और प्लस अंगुलियों का तालमेल करते हैं कंप्यूटर टाइपिंग करने में, और वहाँ पर हारमोनियम बजाने में, दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। ये चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में समझ गए। चलिए जस्ट आगे चलते हैं दोस्त। भारत में बुद्धि का विकास किस आयु में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ भारत में बुद्धि का विकास किस आयु में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी। तो ये भारत में बुद्धि का विकास किस आयु में होता है, तो भारत में बुद्धि का विकास, इंटेलिजेंट डेवलपमेंट, यानी भारत में बुद्धि का
विकास 25 वर्ष की आयु में होता है, 25 वर्ष की एज में होता है, 25 वर्ष की एज में होता है। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन दोस्त, अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है तो देखिएगा, मानव जीवन को मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन को मनोभौतिक यानी कि जो मन से चीज़ें ली गई हैं या भौतिक दुनिया में जो मन की चीज़ें हैं उस चीज़ की एकता क्या कहलाती है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखो, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास, क्या ये सही होगा? आत्मा, देखो मनोविज्ञान ने तो आत्मा का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि आत्मा का मनोविज्ञान आत्मा को प्रूफ नहीं कर पाई कि आत्मा होती है। तब उसने किसका त्याग किया? मन का। आत्मा के बाद मन का त्याग, क्योंकि मन हमारा आज यहाँ है तो मन कल वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आत्मा के साथ, एक मिनट, आत्मा के साथ उन्होंने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया क्योंकि मन को नहीं प्रूफ कर पाए। उसके बाद उन्होंने चेतना का त्याग किया। फिर लास्ट में कहाँ चले? व्यवहारिक दुनिया, अपने व्यवहार के विज्ञान को उन्होंने अपना लिया। तो व्यवहारिक विज्ञान की दुनिया में चले हैं और व्यवहार को मानने लगे और व्यवहारवादी हो गए। ठीक है, तो देखो, आत्मा और मांसपेशियों का विकास, ये चीज़ें मानव जीवन के मनोभौतिक एकता को नहीं दर्शा रही है। तो चलिए आगे चल। ठीक है, अब देखो, शरीर तथा हड्डी का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, नहीं ये भी नहीं होगा आपका। ये चीज़ें जो देख रहे हैं यहाँ पर भी नहीं होगा। शरीर तथा हड्डियों का विकास, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, ये तो सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट होगा मन तथा शरीर का विकास। मन और शरीर दोनों का विकास होना चाहिए। तो मन तथा शरीर का विकास जीवन को मनोभौतिक एकता कहलाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे और बाकी ये चीज़ें क्या होंगे? यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे और ये आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्त, कैसा लगा बताने का प्रयास करिएगा और बताइए कि जो चीज़ें मैं बताया हूँ ये कैसा लगा और किस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना चीज़ें बताए हैं और इतना के लिए आप ज़रूर दोस्त जो चीज़ें बताए हैं इसको आप ज़रूर देखिए और जो और वीडियो पढ़ी हैं उसको भी देखिए और कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर प्रयास कीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, जो ट्रेन कर रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको और कैसा नहीं लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, ज़रूर हमको बताने का प्रयास कीजिएगा। और इसके लिए एक लाइक, और अगर पहले बार हमारे YouTube चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें हमसे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, जो वीडियो बने, जो लेक्चर बने, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सीटेट के लिए मैं महामैराथन यानी कि पर्यावरण का ऐसा टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो पर्यावरण से आप कहीं भी बैठो, किसी एग्ज़ाम में बैठो, चाहे क्यों ना IAS PCS में बैठ जाओ, वहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। क्योंकि जो मैं बनाया हूँ ये UGC नेट JRF लेवल का मैंने बनाया हूँ और आप समझिए कि वहाँ से उस तरह से प्रश्नों को चुन करके मैं लाया हूँ ताकि सीटेट के आपके पर्यावरण में अच्छा स्कोर कर पाऊँ, बता पाऊँगा। ठीक है, तो अभी इतना के लिए धन्यवाद। और मैं इलाहाबाद प्रयागराज से ये जो वीडियो बनाने का काम कर रहा हूँ आपके पास पहुँचाने का मेरा टारगेट बस ये कि आपके पास पहुँचाऊँ और आप इसे 10 डोज सीखें और सीखने के बाद हमारे साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को।